हाँ जी बेटा, वेलकम अगेन जी। 11th क्लास, 4 स्टार्टेड, 1 लेक्चर डन। कुछ बेसिक बातों के बाद आज मेन टॉपिक पे लॉज ऑफ मोशन। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते जी, काम की बात पे आते हैं। तो अब हमने आज स्टार्ट कर दिया जी आपका मेन काम, लॉज ऑफ मोशन। किसके लॉज ऑफ मोशन भाई? न्यूटन बाबा जी के। तो न्यूटन बाबा जी ने 3 लॉज दिए हुए हैं, लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा सिंपल, सबसे पहले 9th वाली बात ही है। सबसे पहले बेटा आपका आएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई इस पे बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करने वाला, आपको पता ही है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या चीज है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी लास्ट लेक्चर में इनर्शिया की बात कर रहे थे, तो इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, एक ही बात है दोनों में, क्योंकि इनर्शिया क्या है? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज। मतलब इनर्शिया में कह सकते हैं, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी आपको पता होगा, यही चीज है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट विल टेंड टू रिमेन इन मोशन अनलेस और until some external force is applied on it। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट देकर हम बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहते, सीधे इसके आएंगे एग्जांपल पे। और हम आ रहे हैं बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपना टारगेट है आज। मोमेंटम मैंने करवा दिया हुआ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपना टारगेट होगा। फिर भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट एक बार मैंने और बोली कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will tend to remain at rest, if it is in motion it will tend to remain in motion unless or until some external force is applied on it। एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे, रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में, मोशन में रहना चाहता है। अगर उसको रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लाना है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स के ऑब्जेक्ट ना अपनी स्पीड चेंज कर सकता है, ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यही चीज इनर्शिया है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बेटा 9th क्लास में पढ़ते ही हैं, मैंने बोला था लॉज जो है अब 9th से 11th में आके चेंज तो होने नहीं वाले। हाँ, इनकी डीलिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, कुछ मैथमेटिकल बातें भी आनी शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट लॉ मोशन में तो ऐसा कुछ नहीं, सेकंड से काम शुरू होगा अपना बेसिकली। वैसे अगर फर्स्ट लॉ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए जाए तो 9th वाले वही जो 9th में पढ़े होते हैं वही आ जाएंगे आपके एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा या पढ़ते हो कि जी अगर आप किसी मूविंग व्हीकल में जा रहे हो, व्हीकल में एकदम ब्रेक लगे तो आप आगे की ओर गिरते हो। आगे की ओर क्यों गिरते हो जी? पूरा का पूरा व्हीकल, उसके अंदर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आप भी हो, सब मोशन में है। एकदम ब्रेक लगेगी भाई, ब्रेक तो लगेगी टायर्स पर, टायर के कारण गाड़ी पे वो रुक जाएगी। आपकी बॉडी और उसके अंदर के जितने भी चीजें जो पूरी तरह से उस कार के बॉडी के साथ अटैच्ड नहीं है। जैसे हम बैठे हुए हैं तो हमारा लोअर पोर्शन तो अटैच्ड है, लेकिन अपर पोर्शन तो बिल्कुल ढीला छूटा हुआ। तो एकदम ब्रेक लगेगी तो हमारी पूरी बॉडी आगे की ओर जा रही थी, एकदम ब्रेक लग गई, संभलने का मौका नहीं मिला, तो बॉडी इज इन मोशन, इट विल टेंड टू रिमेन इन मोशन। कार रुक गई बट अपनी बॉडी अभी भी मोशन में है, लोअर पोर्शन उसके साथ अटैच था, वो फिर भी रुक जाएगा, वो वहीं रह सकता है। लेकिन अपर पोर्शन थोड़ा ढीला है, तो इसलिए अपर पोर्शन को आगे की ओर क्या लगता है? झटका लगता है। सीट बेल्ट्स इसीलिए लगाई जाती हैं। सीट बेल्ट से क्या होता है कि जब आपकी बॉडी आगे की ओर जा रही है
तो अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी, बंदे का सर आगे डैशबोर्ड पे लग सकता है, बंदे का सर स्टीयरिंग पे लग सकता है, और सर सबसे ज्यादा बचाना होता है आपने। ओके, तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल। उसके अलावा उल्टा एग्जांपल ले लो एक, कि अगर आपने कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल नई नई चलानी सीखी है, तो क्या होता है, वो पूरी कार अभी रेस्ट पे है, अभी उसको पूरा आप स्टार्ट कर रहे हो, या स्कूटी रेस्ट पे है। स्कूटी मोटरसाइकिल वाला एग्जांपल आपने ज़्यादा किया होगा, उस पे आते हैं। तो मान लो आप नई नई मोटरसाइकिल चलानी सीख रहे हो, या स्कूटी चलानी सीख रहे हो, या एक्टिवा चलानी अभी सीख ही रहे हो, तो शुरू शुरू में क्या होता है, रेस पे कंट्रोल नहीं होता। आप क्या करते हो, एकदम रेस दे देते हो। जब एकदम रेस देते हो तो झटका किस तरफ लगता है, पीछे की ओर। अब पीछे की ओर क्यों लगता है, क्योंकि जब आप उस पर बैठे हुए हो, आपने एकदम रेस दी। अब रेस तो किसको मिली भाई, उस स्कूटी को मिली ना। स्कूटी एकदम चल पड़ेगी या बाइक एकदम चल पड़ेगी, और आपका जो लोअर पोर्शन है वो उसके साथ अटैच्ड है। वो तो चलो आगे की ओर गया, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी उसके साथ पूरी तरह से अटैच नहीं था, वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहना चाहेगा। स्कूटी आगे निकल जाएगी, आप वहीं पे रह सकते हो और गिर भी सकते हो। तो कभी कभी ब्रेक लगती है एकदम आगे झटका, कभी कभी एकदम स्टार्ट होते हुए पीछे की ओर झटका। सब क्या भाई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, ट्रेन वेन पे इधर उधर जाते हैं ना, ट्रेन वगैरह में जब हम लोग इधर उधर जाते हैं, तो देखा होगा कि ट्रेन से मान लो कहीं पे भी गए आप, जहां पे भी जो भी आपकी डेस्टिनेशन थी, आपने दिल्ली जाना है, अब दिल्ली पहुंच गए। वहां पे क्या होता है कि ट्रेन जो है ना, प्लेटफॉर्म पे जब आती है तो आते 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 रुकते 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 अपना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा देती है। अब उतरने से पहले, बिल्कुल रुकने से पहले, लोग क्या करते हैं, अपना सामान समून सा लेकर बिल्कुल गेट पे पहुंच जाते हैं, जो कंपार्टमेंट है ट्रेन का, उसके दरवाजे पे, गेट पे अपना खड़े हो जाते हैं। अब कई लोग होते हैं जिनके पास सामान वामान नहीं होता, वो क्या करते हैं, अभी ट्रेन पूरी तरह से रुकी नहीं होती, वो नीचे उतर जाते हैं। अब आपने देखा होगा जब वो नीचे उतरते हैं तो उनको ट्रेन के साथ साथ, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी, थोड़ी देर तक दौड़ना पड़ता है। अगर वो नहीं दौड़ेंगे, ट्रेन चलते 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 रुकते रुकते अब ट्रेन ने के ड्राइवर ने तो डिसाइड किया हुआ है कि मैंने इंजन जिस पोजीशन पे लगाना है वहीं लगाना है। अब हमें तो लग रहा है यार प्लेटफॉर्म आ गया, यहीं रोक दे भाई, तेरा डब्बा तो आ गया प्लेटफॉर्म पे, जो लास्ट वाला डब्बा है वो तो हो सकता है अभी स्टेशन से बाहर ही हो। अब सारी की सारी ट्रेन को लेके आना है ना, तो हमें लगता है रुकी नहीं। और कई लोग क्या करते हैं, वो फिर जिनके पास सामान समून नहीं होता, एकदम नीचे उतरते हैं और चलती हुई ट्रेन में से उतर जाते हैं। चलती हुई मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती, धीरे धीरे होती है, उन्होंने हिसाब लगा लिया होता है, अब उतर के हम समझ जाएंगे। अब वो उतरते हैं और ट्रेन के साथ साथ उनको थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है। अब दौड़ना क्यों पड़ता है जी, जब आप ट्रेन के अंदर हो तो आपकी बॉडी किस में है, मोशन में है। ट्रेन के अंदर हो तो आपकी बॉडी मोशन में है। जैसे आप नीचे कदम रखोगे, जैसे नीचे कदम रखोगे तो जमीन रेस्ट पे है, आपकी बॉडी अभी भी मोशन में है। अगर आपने एकदम बस कदम रख ही दिया, आपकी बॉडी मोशन में होगी, नीचे गिरोगे। तो आपको, या जो भी बंदे ऐसे उतरते हैं, उतरना नहीं चाहिए, उनको थोड़ी देर के लिए दौड़ना पड़ता है, और दौड़ के फिर उसके बाद वो समझ जाते हैं, फिर आगे जाके रुक जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं जमीन के साथ। तो यहां पे भी क्या है, आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। कई बेवकूफ टाइप भी होते हैं, वो क्या करते हैं, उल्टे उतर जाते हैं। अब ट्रेन इधर को जा रही है, इधर को पकड़ के, अब भाई उल्टे उतर गए तो आप उल्टा तो दौड़ भी नहीं पाओगे, उल्टा तो आप दौड़ भी नहीं पाओगे एडजस्ट करने के लिए। तो यहां पे भी क्या लगता है, आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके अलावा आपने बहुत पढ़ेंगे यार न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, भैया पेड़ की डाली को हिलाओ 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 तो जो है फल जो है नीचे गिर जाएगा। यहां पे भी क्या लगता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगता है। कैसे लगता है आप सोचते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर किसी कपड़े में से डस्ट निकालनी है तो उसको ऐसे 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 करके झाड़ दो, डस्ट वहीं की वहीं रह जाती है, सब पढ़ा होगा। अब इन चीज़ों को एक एक करके तो मैं एक्सप्लेन करने वाला
हूं नहीं, नोट्स में दिए होंगे, पढ़ लेना जी इसको। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बहुत ज्यादा बात ना करते हुए क्लोजिंग दे दी, करते रहना। अब आते हैं किस पे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। पढ़ा तो ये भी हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको डिटेल में करा देंगे। अगली बात, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगली बात होगी भाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये थोड़ा ध्यान से कर लेना जी। पहले इसकी स्टेटमेंट है, फिर इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल बात है, सारी बात कर लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बेटा, एक तो मोमेंटम, जिसको हम लीनियर मोमेंटम बोल रहे थे, उसकी बात आएगी। देखो स्टेटमेंट बाद में देते हैं, उससे पहले एक वर्ड आएगा रेट ऑफ चेंज, वो भी पहली बात कर लेते हैं। हमने बात की हुई है बेटा, अगर मैंने कहीं पे लिखा है dx बाई dt, तो आपको पता है, इतना तो पढ़ लिया तुमने, dx बाई dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जिसके नीचे dt आ गया, जिसके नीचे dt आ गया, वो रेट वर्ड वहां पे यूज हो जाएगा। तो अगर यहां पे लिखा हुआ है dx बाई dt, x डिस्प्लेसमेंट है, dt क्या है, टाइम है, तो इसको क्या पढ़ते होते थे, काइनेमेटिक्स की जो स्टार्टिंग थी ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहां सब सिखाया आपको। इसको क्या रीड आउट करते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर आपको पता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब लिखते नहीं है, पता ही आपको, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं लिखा हो dv बाई dt, अगर क्या लिखा हो कहीं पे dv डिवाइडेड बाई dt, तो बेटा dv बाई dt को क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी। ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपको पता ही है। अभी मोमेंटम वाले कंसेप्ट में, या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, इसमें ये वर्ड आएगा, पहले बता देते हैं ना, dp बाई dt आएगा, p मोमेंटम है। अब dp बाई dt में इसको क्या रीड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे टाइम है, तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp यानी चेंज इन मोमेंटम, dt यानी चेंज इन टाइम, dp बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, पहले हमने डिस्कस कर लिया। तो अगली बात, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान देना, मैथमेटिकल बातों पर आ जाएंगे हम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, लिख नहीं रहा, अपने आप लिख लेना, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप पूरा लिख लो एक बार। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to external force applied. The rate of change of momentum is directly proportional to external force applied, and the change takes place in the direction of force applied. तो हमने बोला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में rate of change of momentum of an object is directly proportional to external force applied, and the change takes place in the direction of force applied. इसको मैथमेटिकली लिखूंगा तो मैंने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एक्सटर्नल। और साथ में क्या बोला, द चेंज
takes place in the direction of force applied. ओके, अब ये वाली लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, पहले मीनिंग समझ लो, मीनिंग समझ लो पहले बेटा। जो रेट होता है ना, रेट किसी भी चीज के चेंज होने का रेट, अच्छा वेक्टर फॉर्म में होता है सब कुछ, इसको ऐसे लिख लो, किसी भी चीज का चेंज होने का रेट का मतलब है हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी फास्ट कवर अप हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग। टाइम आ गया ना नीचे। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब हाउ फास्ट द मोमेंटम इज चेंजिंग। चाहे मोमेंटम कम हो रहा हो चाहे मोमेंटम ज्यादा रहा हो, कितनी तेजी से चेंज हो गया, वो डिपेंड किस पे करता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पे। एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास खूब सारी वेलोसिटी है, खूब सारा उसका मास है, उसके पास खूब सारा मोमेंटम है, वो आ रहा है बड़ी तेजी से। अब उसको रोकने के लिए यानी उसके मोमेंटम में चेंज करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं फोर्स कम लगाऊंगा तो उसका जो मोमेंटम चेंज धीरे धीरे होगा। अगर फोर्स एकदम ज्यादा लगा दिया तो उसका चेंज इन मोमेंटम एकदम ही हो जाएगा। तो कितनी तेजी से चेंज हुआ, चेंज से मतलब नहीं है, चेंज हुआ उससे मतलब नहीं है, हाउ फास्ट इट हैज चेंज्ड उससे मतलब। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम कितनी तेजी से चेंज हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था 100, अब 100 था, मैंने 0 कर दिया, गाड़ी को रोक दिया। 100 उसका मोमेंटम था, 100 kg मीटर पर सेकेंड, 100 यूनिट्स बोल दो, तो 100 यूनिट्स उसका मोमेंटम था, मैंने उसको एकदम रोक दिया 10 सेकेंड में। अब चेंज कितना आया, 0 कर दिया ना, 100 से 0 कर दिया तो ऊपर चेंज कितना आया, 100 माइनस 0, 100 आ गया। कितनी देर में किया, 10 सेकेंड में किया, तो 100 बाय 10 का चेंज आया। ओके, पर सेकेंड कितना चेंज आ गया, 10। और अगर उसी को रोकने में मैंने 100 सेकेंड लगा दिए होते तो ऊपर भी 100 आता, नीचे भी क्या आ जाता, टाइम की जगह 100 आ जाता, तो वो आता 1 यूनिट पर सेकेंड चेंज हुआ है। फर्स्ट केस में 10 यूनिट पर सेकेंड चेंज हुआ, मतलब जितना टाइम कम लोगे उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा आ जाएगा। जितना टाइम ज्यादा ले लोगे मोमेंटम को चेंज करने में उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम आ जाएगा। तो पॉइंट ये है, आपको समझ में होना चाहिए, समझ में लगना चाहिए कि यार रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, कोई चीज कितनी तेजी से। तो dp by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जितना फोर्स ज्यादा लगा दोगे उतना ही मोमेंटम तेजी से चेंज होगा। फोर्स कम लगाओगे तो मोमेंटम में चेंज तो चलो हो गई होगा, लेकिन वो आराम आराम से चेंज होगा। फोर्स ज्यादा लगा दोगे तो जो भी मोमेंटम है वो एकदम चेंज हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उस पर ज्यादा फोर्स लगाया, वो एकदम स्पीड पे आ गया। एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत स्पीड से आ रहा था, उस पर ज्यादा फोर्स लगा दिया, वो एकदम रेस्ट पे आ जाएगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम कितनी तेजी से चेंज होता है किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ओके, अब ये जो लाइन है द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड का मतलब कि मोमेंटम में देखो हमने वहां पे चेंज वर्ड यूज किया है, तो चेंज का मतलब मोमेंटम इंक्रीज भी हो सकता है, मोमेंटम डिक्रीज भी हो सकता है। अगर फोर्स कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया कि जिस तरफ मोमेंटम की बेटा डायरेक्शन थी, आपने फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा दिया तो मोमेंटम इंक्रीज होगा। और अगर आपने फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। मान लो ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ये है इसके पास मोमेंटम, ओके, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम है। अगर भाई ये जो फोर्स है एक्सटर्नल वाला सेम डायरेक्शन में लगा दिया तो मोमेंटम का चेंज भी सेम ही डायरेक्शन में होगा, यानी इंक्रीज ही होगा।
जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, यानी अगर मैं इस डायरेक्शन को यार पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूं, इस डायरेक्शन को, और अगर इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन मानता हूं, तो मैंने फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया ना, तो चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में था, फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन लगाया तो चेंज भी पॉजिटिव आएगा, यानी इंक्रीज होगा। अब अगर मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में, फोर्स मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में लगा दिया, तो चेंज भी नेगेटिव आएगा। चेंज नेगेटिव का मतलब मोमेंटम डिक्रीज होगा, चेंज पॉजिटिव का मतलब मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो ये लाइन लिखना भी जरूरी है, इसको समझो। इसका मीनिंग या बेसिकली ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम था या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो पॉजिटिव चेंज आएगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो नेगेटिव चेंज आएगा, मोमेंटम डिक्रीज होगा। तो बातें बेटा डिटेल में घुस के करनी पड़ेंगी, ऊपर ऊपर से करने का कोई फायदा नहीं है। न्यूमेरिकल तक हम पहुंचेंगे, लेकिन एक बार तो कंसेप्ट क्लियर कर लेना। तो बात ये है जी, dp बाई dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए। अब बेटा यहां पर जो कांस्टेंट आता है ना, वो 1 नहीं आता है। यहां पर इस जगह पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो एसआई सिस्टम में 1 के इक्वल ली गई है, यानी यहां पे k नहीं लगाना हमने। तो dp बाई dt इक्वल टू एफ एक्सटर्नल आ गया। या फिर इसको ऐसे लिखते होते हैं कि एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल आ गया, dp बाई dt के इक्वल आ गया। ओके, अब dp बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां से बेटा जी हमने लिखा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी डी टी ऑफ एम वी आ गया। ध्यान से समझो, डी डी टी बाहर लिख दिया, पी की जगह क्या लिख दिया हमने, एम इंटू वी लिख दिया। अब यहां से देखो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, ये बन गया dv बाई dt। अब आपको पता ही होगा ये एफ एक्सटर्नल जो है m और dv बाई dt किसके इक्वल होता है, मास के इक्वल होता है। दैट मीन्स एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू ए। एफ एक्सटर्नल बोलते रहेंगे हम इसको, एफ इक्वल टू एम इंटू ए भी बोल देते हैं, अंडरस्टूड है, एक्सटर्नल फोर्स ही है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम इसको बेसिकली एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए ही बोल देते हैं। ये आपका वही तुम्हारा बचपन वाला फार्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू मा, क्या आ गया जी, एफ इज इक्वल टू मा। याद रखना, एफ इज इक्वल टू मा, एम इंटू ए। एम क्या है, मास है, ए क्या है, यहां पर एक्सीलरेशन है। तो भैया मान को याद रखना, यानी एफ को याद रखना। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, वही 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो बेटा ये न्यूटन सेकंड लॉ मोशन अभी चल रहा है, अभी चल रहा है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन। ये इसका चलो एक एंड रिजल्ट आ गया कि एफ इक्वल टू एम इंटू ए। अब यहां से 2-3 बातें और निकलती हैं कि जो एक्सेलरेशन होती है भाई वो एफ अपॉन एम होती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम, मतलब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन स्पीड में चेंज होना, कम होना, ज्यादा होना या डायरेक्शन में चेंज होना, वो सारा किस पे निर्भर करता है, फोर्स पे निर्भर करता है। फोर्स ही नहीं लगाओगे तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, फोर्स लगेगा तब एक्सेलरेशन होगी, फोर्स होगा तब स्पीड इंक्रीज हो सकती है या तब स्पीड डिक्रीज हो सकती है। तो ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। अब यहां से कई चीजें निकलती हैं, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी होती है, कि जो एक्सेलरेशन है कि स्पीड में कितना चेंज आएगा कि नहीं आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। सॉरी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जितना मास ज्यादा होगा उतनी ही एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी।
जितना फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन, उतना ही एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इस पे एक एग्जांपल ले लो कि मान लो ये अर्थ है, ये मान लो एक बंदा है, वो हवा में ऊपर से कूद रहा है। ओके, अब आपने 9th क्लास में पढ़ा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, है ना। दैट मीन्स अर्थ जो है इस बंदे को अपनी ओर फोर्स लगा रही है, अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, और वो बंदा भी अर्थ को उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो आपके मन में कई बार सवाल आया होगा कि अगर न्यूटन सेकंड लॉ, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो हम ही क्यों धरती माता की ओर खींचे चले जाते हैं। फोर्स तो मैं भी धरती माता पे उतना ही लगा रहा हूं ना, न्यूटन बोल के गया कि जितना फोर्स अर्थ ने मेरे पे लगाना है मैंने भी उस पर उतना ही फोर्स लगा देना, बिल्कुल सही बोल कर गया। तो मन में सवाल आता है कि यार मैं क्यों हमेशा नीचे की ओर जाता हूं, धरती क्यों नहीं ऊपर आ जाती। तो भैया धरती इसलिए नहीं आ जाती कि न्यूटन बिल्कुल सही बोल के गया कि आप भी अर्थ को उतना ही फोर्स लगा रहे हो, अर्थ भी आपकी तरफ उतना ही फोर्स लगा रही है, फोर्स दोनों सेम है। ये वाला फोर्स वो है जो आपने अर्थ पे लगाया और इधर वाला फोर्स है जो अर्थ ने आप पे लगाया, तो फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है। लेकिन मास का फर्क है ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है। अर्थ ने फोर्स तो उतना ही लगाया लेकिन आपका मास बहुत कम है। मास बहुत ज्यादा कम होने के कारण अर्थ के कंपैरिजन में एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो एक्सीलरेशन जितनी ज्यादा आएगी उतनी तेजी से आपकी स्पीड चेंज होना शुरू हो जाएगी। और अगर अर्थ की बात करते हैं, जो आप फोर्स लगा रहे हो उस पर नीचे किसका मास लगेगा, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि आपका फोर्स उसके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से एक ये भी बात निकल कर आती है, क्लियर होता है। एक और बात यहां से हम कह सकते हैं कि इसी को बेटा वेक्टर फॉर्म में लिख दें। आपको पता है एफ जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के इक्वल टू डी डी टी, बीच में क्या था पी। अब मोमेंटम भी वेक्टर है, इसको भी लिख सकता हूं पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। ओके, अब इसको अलग अलग करके लिखें कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स लेता हूं तो इसको लिखूंगा डीपी एक्स बाई डी टी। सिर्फ वाई डायरेक्शन वाला फोर्स ले लें तो ये हो जाएगा डीपी वाई बाई डी टी, और सिर्फ जेड डायरेक्शन वाला फोर्स ले लें तो हो जाएगा डीपी जेड बाई डी टी। तो कभी कभी बेटा इस फॉर्म की भी जरूरत पड़ सकती है। अब बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे एक आधा कोई वैसी एग्जांपल कर लेते हैं। अब हमारे पास दो फार्मूले बन गए, एक तो F इक्वल टू एम इंटू ए, या फिर F इक्वल टू क्या यूज हो सकता है आपका dp बाय dt। ये तो सिंपल वाला देखो यूज होता ही रहेगा। वैसे ही मान लो हमने कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल 1 देख लो कि हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू 2t रेज टू पावर 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t। ओके, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, मास कह रहा है इसका m है, चलो m ही ले लेते हैं, मास m है, डिस्प्लेसमेंट इसकी दे रखी है। वो वैसे ही पूछ बैठा कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है इस पे। अब हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, हमने सोचा यार ये फार्मूला लगा के देखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। अब m तो गिवन है लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। अब पुरानी नॉलेज कहती है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी हो तो एक्सेलरेशन निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, x
से क्या निकाल सकते हो, पहले वेलोसिटी निकल जाएगी, डिफरेंशिएशन कर दो, 3 2 जा 6t स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा 6t हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। यहां से एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलेरेशन आ जाएगी, ये हो जाएगा 12t प्लस 6, चेक कर लेना कोई गलती ना करती हो, ये एक्सेलेरेशन आ गई। अब बेटा एक्सेलेरेशन आ गई तो समझ लो फिर फोर्स भी तो आ ही गया, फोर्स इक्वल टू फिर वही माँ F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो m की जगह m ही रहेगा, a की जगह 12t प्लस 6 जो भी है, आप इसको क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, वैसे ही करवा दिया, वैसे ही। हमने कहा चलते चलते इससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल भी कर ही लो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है यार, इट्स न्यूमेरिकल वाइज टॉपिक। वैसे ही मान लो एक और एग्जांपल दे दिया मैंने, हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा हॉरिजॉन्टल के साथ, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पे लगा, मान लो कितने एंगल पे लग रहा है, 60 डिग्री पे लग रहा है, मास इसका 2 kg है, इसकी क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। तो फिर वही बात, अब एक्सेलरेशन निकालनी है, फोर्स दे रखा है मान लो 10 न्यूटन, तो लगेगा तो वही F इक्वल टू एम इंटू ए, एफ गिवन एम गिवन ए निकालनी है, क्या दिक्कत है, निकल ही जाएगी। लेकिन बेटा फोर्स लगा एंगल पर, जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निकालनी है, जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसको हॉरिजॉन्टली कौन लेकर जा रहा है। अब हॉरिजॉन्टली के लिए मुझे यहां पर इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, वो आपको आते ही हैं, जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये f cos 60 हो जाएगा। f कितना था जी, f था 10, f was 10 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसको आगे कौन लेके जा रहा है, इसको आगे लेके जा रहा है 5 न्यूटन। अब अगर 5 न्यूटन इसको आगे लेके जा रहा है तो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, 5 न्यूटन वाला ही प्रोड्यूस करवा रहा है ना, तो इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आ जाएगी भाई, आएगी तो फोर्स अपॉन मास ही, लेकिन फोर्स बेटा जी 10 नहीं, क्या यूज होगा, 5 यूज होगा, क्योंकि इसको आगे तो कौन लेके जा रहा है, 5 न्यूटन ही लेके जा रहा है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5, मास कितना था 2, आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थोड़ा सा जी चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह, गलती ना कर दियो। एक ये एग्जांपल हो गया। अब अगली बात है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ मोशन की। वैसे तो असाइनमेंट में क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे हम, लेकिन अब न्यूटन सेकंड लॉ मोशन मैंने बोला यही मेन चीज है अपनी। इसमें ये तो ठीक है, छोटे मोटे एग्जांपल इस टाइप के करते ही रहोगे आप, आते रहते हैं। मेन है कि यार जो आपका F इक्वल टू dp/dt है ना, इसको यूज करते हुए भी, F इक्वल टू एम में यूज करते हुए तो देखो आपने 9th क्लास से किए हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे कि जिसमें F इज इक्वल टू dp/dt का हमें यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन कराते हैं कि मान लेते हैं एक कोई गन है, ठीक है, एक कोई गन है, गन जिसमें से क्या निकलती हैं, गोलियां निकलती हैं। ओके, तो ये कोई भी मान लो क्या है, गन है। ओके, ओके जी। अब इसमें से कोई तड़ 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 कई गोलियां इकट्ठे फेंक रहा है। वैसे वो तड़ 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 वाली तो मशीन गन होती है, वो मशीन गन अब मुझसे बनेगी नहीं, मैंने सिंपल वाली आपकी गन ही निकाल बना दी है। अब इसमें से कोई मान लो धड़ 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 लगातार दबाकर पूरी मैगजीन डाली हुई है और इसमें से गोलियां निकाल रहा है। ओके, अब इसमें से जब गोलियां निकल रही है ना, तो उसने बोला है कि इसमें से मान लो n बुलेट्स पर सेकेंड निकल रही हैं।
1 सेकंड में कितनी बुलेट्स निकल रही हैं? n बुलेट्स। सवाल इसमें ये है कि आपको इसको कितने फोर्स से होल्ड कर कर रखना पड़ेगा ताकि आपको पीछे की ओर ज्यादा झटका ना लगे। बात को समझो, अगर ये गन है, अब मैंने यार दूसरी बना ली, इसको मशीन गन इमेजिन कर लो यार, मशीन गन बनाने में टाइम लग जाएगा। ओके, आप इमेजिन करो ये मशीन गन टाइप है जिसमें लंबी लड़ी नहीं डलती, देखा होगा आपने, उसमें वो दर 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 गोलियां निकलती रहती है। तो मान लो वो वाली गन है, इसको मैंने पूरा मशीन गन है स्टैंड पे माउंट किया हुआ है, तो उसमें से दर 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 लगातार गोलियां निकल रही हैं। तो कितनी गोलियां निकल रही हैं? n बुलेट्स पर सेकंड। कितनी बुलेट्स जा रही हैं? n बुलेट्स पर सेकंड जा रही हैं। तो भाई जब लगातार उसमें से बुलेट्स निकलेंगी तो उसको होल्ड कर कर रखना पड़ेगा। उसको क्या करके रखना पड़ता है? होल्ड करके रखना पड़ता है। आपने देखा होगा उसका वो नीचे स्टैंड भी होता है, ट्राइपॉड टाइप, तो उस पर होल्ड करके उसको चलते हैं ताकि वो हिले ना, क्योंकि जब गोली निकलेगी ना भाई तो आगे की ओर वेलोसिटी गेन होगी तो पीछे की ओर भी वेलोसिटी गेन होगी। आगे की ओर मोमेंटम गेन होगा तो पीछे की ओर भी मोमेंटम गेन होगा। आपको इसको होल्ड कर कर रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये आ जाता होता है आमतौर पर कि ऐसे ऐसे गन है यार, उसमें से n बुलेट्स पर सेकंड निकल रही हैं, आप बताओ उसको कितने फोर्स से होल्ड कर कर रखना पड़ेगा कि ये गिरे ना या पीछे ही ना आ जाए। तो उसके लिए बेटा फार्मूला कौन सा लगाते होते हैं फिर? F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, क्योंकि देखो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी आया था तो काम का क्वेश्चन तो हमने करना ही था। तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी लगाते हुए इसको कैसे सोल्व करेंगे चेक करना जरा। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स मैं उस पर लगा के रखूं कि ये गन जो है स्टेबल रहे। भाई जितना फोर्स पीछे को लग रहा होगा उतना ही फोर्स मुझे आगे की ओर लगाकर रखना पड़ेगा ताकि ये गन की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इसमें फार्मूला बेटा ये लगेगा F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो F इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ऊपर है dp, नीचे है dt। n बुलेट्स पर सेकेंड निकल रही हैं इसमें से। वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी। अब एक बुलेट की वेलोसिटी v है, मास भी बुलेट का गिवन होगा ऐसे क्वेश्चंस में। एक बुलेट का मास कितना है? m है। तो जब एक बुलेट बाहर आती है तो कितना मोमेंटम लेकर आती है? m इंटू वी। एक का मास m है, वेलोसिटी है v है, तो एक बुलेट जब बाहर आएगी तो कितना मोमेंटम लेकर आएगी? m इंटू वी। ओके, अगर n बुलेट्स बाहर आ रही हैं, n बुलेट्स, तो मतलब कितना मोमेंटम क्रिएट हो रहा है पर सेकेंड? n इंटू m इंटू वी। लेकिन अगर ये n नंबर ऑफ पर सेकेंड है तो इसका मतलब जो n इंटू m इंटू वी है, इट इज द मोमेंटम क्रिएटेड या मोमेंटम गेन्ड पर सेकेंड। हो गया ना? दोबारा सुनो जी। एक बुलेट निकलेगी तो कितना मोमेंटम गेन होगा? m इंटू वी। अब गेन का मतलब पहले तो जीरो था, पहले मोमेंटम कितना था? जीरो, गोली अंदर थी। एक बुलेट बाहर आई तो कितना मोमेंटम आया? मास इंटू वेलोसिटी आ गया। यानी एक बुलेट बाहर आने से जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना आ गया? m इंटू वी। अगर इसमें से दो बुलेट आई तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? 2 इंटू एम वी। अगर इसमें से 3 बुलेट्स आई तो 3 इंटू एम वी। अगर बेटा इसमें से n बुलेट्स आ रही हैं, n बुलेट्स, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? n इंटू एम वी। लेकिन अगर ये n, मैंने पहले से बोल रखा है कि ये n बुलेट्स नहीं है, ये n बुलेट्स कमिंग इन 1 सेकेंड है। अगर
n बुलेट्स आ रही हैं तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, n इंटू एम वी। और अगर ये n 1 सेकंड में आने वाली बुलेट्स हैं तो ये क्या हुआ, 1 सेकंड में चेंज होने वाला मोमेंटम। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बुलेट निकलेगी तो मास इंटू वेलोसिटी करके इतना मोमेंटम में चेंज आए, क्योंकि पहले तो बुलेट का मोमेंटम 0 था, अगर अब mv हो गया तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है, mv। अगर n बुलेट्स आ रही हैं तो चेंज इन मोमेंटम टोटल कितना हो रहा है, n इंटू mv। अगर n बुलेट्स पर सेकेंड आ रही हैं, अगर n बुलेट्स पर सेकेंड आ रही हैं तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना आ रहा है, n इंटू एम वी। ओके, लेकिन चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड को तो हम dp बाई dt लिखते हैं, यानी dp बाई dt कितना आ गया, n इंटू एम वी। अब dp बाई dt जो होता है वो फोर्स होता है, तो फोर्स कितना आ गया, m इंटू एन इंटू वी या n इंटू एम इंटू वी। भाई रिवाइंड रिव्यूड करके समझ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। हाँ, ये फार्मूला आगे से डायरेक्ट लगा देना, आगे से डायरेक्ट। जब भी ये क्वेश्चन आ गया ना नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड वाला, तो उसमें आप ये रिजल्ट डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो कि F इज इक्वल टू एम इंटू एन इंटू वी। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो ये वाला रिजल्ट कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा उस गन को होल्ड करने के लिए, m इंटू एन इंटू वी। m बुलेट का मास हो गया, v वेलोसिटी होगी बुलेट की जिससे वो आ रही है, और n क्या हो गया, नंबर ऑफ बुलेट्स कमिंग आउट पर सेकेंड। अब इसको देख लेना, और आएंगे अभी न्यूमेरिकली। तो वैसे ही सेकेंड लॉ मोशन था, F इक्वल टू dp बाई dt आया था, तो हमने कहा चलो एक आधा क्वेश्चन भी करा दें। अब एक बार जरा न्यूटन थर्ड लॉ मोशन कर बात को खत्म कर दें, दिल में ये ना रह जाए कि थर्ड लॉ नहीं कराया। जैसे फर्स्ट लॉ जितना का मैंने कराया उतना का थर्ड लॉ करा दूंगा, मेन तो सेकंड लॉ पे डिस्कशन चलनी है। न्यूटन थर्ड लॉ मोशन पे आ जाओ, लिख लो, मैं बोलूंगा बस स्टेटमेंट, ज्यादा लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, आप अपना लिख लो, उसमें से बस पता होना चाहिए। तो अगली बात बेटा, एक हमने कर दिया न्यूटन फर्स्ट लॉ, कुछ नहीं कराया मैंने, एक आधा एग्जाम्पल दिया। फिर न्यूटन सेकंड लॉ, उसको अभी मैं डील कर रहा हूं और करूंगा, अभी और बातें आएंगी। फिर न्यूटन थर्ड लॉ एक बार लिखो कि न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, ये आपको पता ही है बेटा। न्यूटन थर्ड लॉ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ मोशन आपने पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल भी इसके बहुत पढ़े हुए हैं। ये जो गन वाले एग्जाम्पल है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, अपन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल है कि अगर आप गन से फायर करते हो तो बेटा बुलेट पे आगे की ओर फोर्स लगता है, तो गन पे पीछे की ओर भी क्या लगेगा, उतना ही फोर्स लगेगा। ओके, हम जब चलते हैं ना धरती पर, तो जब हम चलते हैं तो हम अपने पांव से पीछे की ओर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं अर्थ पर, और अर्थ उतना ही फोर्स हम पे आगे की ओर लगा देती है, इसलिए हम आगे की ओर चलते हैं। अब सवाल वही कि भाई हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे थे, अर्थ पीछे नहीं जा रही, और अर्थ हम पे उतने फोर्स लगाती है, हम आगे चल जाते हैं। तो भाई वो तो आपको समझाया ना, मास का फर्क है, मास का फर्क है कि अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि जब तुम ऐसे ऐसे पीछे की ओर चलते हो तो इससे अर्थ वर्थ नहीं पीछे चले जानी। हाँ, जब अर्थ उतना ही फोर्स आप पे लगाती है तो आप जरूर आगे की ओर अर्थ पे मूव करते हो। एक ये एग्जांपल, एक रॉकेट वाला एग्जांपल है कि भाई रॉकेट की बॉडी में इतना फ्यूल होता है कि जब उसको बर्न करते हैं नीचे की ओर फोर्सेस लगते हैं और रॉकेट की बॉडी ऊपर की ओर जाती है। ये सारे एग्जांपल आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी यूज होंगे। फिलहाल न्यूटन थर्ड लॉ मोशन में स्टेटमेंट कर लो, एग्जांपल अपने आप अपने नोट्स में से, बुक्स में से पढ़ते पढ़ते रहना। एक पॉइंट डिस्कस करना है थर्ड लॉ मोशन पे, वो देख लो बस कि मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पहला और ये दूसरा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसमें फोर्सेस लगाने मतलब कि कैसे शो करते हैं हम, वो देख लो बस, क्योंकि 9th क्लास में आपने वेक्टर फॉर्म में तो पढ़ा नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के हिसाब से ये लगाया फोर्स ए ने
बी पर एक्शन, ये क्या हुआ जी, एक्शन। और बी कौन सा शरीफ ज्यादा था, उसने भी उतने ही फोर्स लगाया ए पे। इसको कहते हैं रिएक्शन, जो पहले लग गया, एक्शन जो उसके रिजल्ट में लगा वो रिएक्शन। तो बेटा ये जो फोर्स था इट वाज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन बी ना लिखने का तरीका ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और जो बी ने ए पे लगाया उसको हम कहेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो एफ बी ए क्या हुआ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। एफ ए बी क्या हुआ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब न्यूटन थर्ड लॉ मोशन कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, सॉरी, इफ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलने लगा, न्यूटन ने लॉ इतने दे दिए भाई, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो थर्ड लॉ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी एफ ए बी और एफ बी ए एक दूसरे के इक्वल होंगे, बट माइनस लगाना जरूरी है। मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन यहां पर माइनस लगाना बहुत जरूरी है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यहां पर एक सवाल आ जाता है, अच्छा न्यूटन थर्ड लॉ मोशन पे और कुछ तो 11वीं में आना नहीं है, एक सवाल जरूर आ जाता है, या आपके मन में भी आ जाता है, कि एग्जाम में भी आ जाता है, किताबों में लिखा था क्वेश्चन, कि यार इफ दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर देन व्हाई डोंट दे कैंसल आउट ईच अदर। क्योंकि जब इक्वल एंड ऑपोजिट हो, इक्वल भी हो और ऑपोजिट भी हो, तो उनको तो एक दूसरे को क्या कर देना चाहिए, कैंसल आउट कर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आमतौर पर आता है कि व्हाई डोंट दे कैंसल ईच अदर। अब उसका आंसर ये है जी कि दे डोंट कैंसल ईच अदर बिकॉज दीज फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग ऑन सेम ऑब्जेक्ट। बेटा कैंसिल तब होंगे फोर्सेस, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ए है, अगर इधर से इस पे 10 न्यूटन लग जाए और इधर से भी इस पे 10 न्यूटन लग जाए, ए पे लग रहा है ना 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर इस सिचुएशन को देख लो तो जो ए है उस पे एक ही फोर्स लग रहा है और जो बी है उस पे भी एक ही फोर्स लग रहा है। जो पहला फोर्स है वो ए पे लग रहा है, दूसरा फोर्स बी पे लग रहा है, बिकॉज दीज फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सो दे कांट कैंसिल ईच अदर। मैं चलते वक्त अर्थ पे लगाता हूं, उस पे लग गया जो फोर्स लगना था, वो तो उसका मास बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं मूव करती है, और अर्थ मुझ पे लगाती है और मैं आगे की ओर मूव करता हूं। तो आम क्वेश्चन है ये, आएगा ही आएगा या आ ही जाता है कि व्हाई डोंट दीज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर। तो उसका आंसर क्या देना है, बिकॉज दीज फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज दीज फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, फर्स्ट लॉ मोशन हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, बस करते रहना अपने। अब अगली बात पे चलो, क्योंकि एक टॉपिक बीच में फंस रहा है, इंपल्स वाला कंसेप्ट करवाकर फिर एक्सक्लूसिवली किस पे आ जाएंगे हम, कुछ न्यूमेरिकल्स पे आ जाए, ठीक है। इंपल्स वाला कंसेप्ट हो जाए देन वी विल गो एक्सक्लूसिवली फॉर न्यूमेरिकल्स, उसमें हम न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा आ जाएंगे। ओके जी, तो अगली हेडिंग डाल लो, कंसेप्ट ऑफ इंपल्स। ओके जी, तो अगला कंसेप्ट जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दैट इज कंसेप्ट ऑफ इंपल्स। देखो ये मोमेंटम है, सेकेंड लॉ मोशन है, इंपल्स है, तीनों जुड़ जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह बढ़िया से हो जाएंगे। बाकी फर्स्ट लॉ मोशन, थर्ड लॉ मोशन ये कुछ ऐसे ही था, उसको अपने आप करते रहना। तो बेटा अगली बात है जी कंसेप्ट ऑफ इंपल्स। अच्छा, इसको आई से डिनोट करेंगे। अब कई जगह ना जे से डिनोट करते हैं, कई किताबों में, हमने इसको कैसे कर देना है,
आई से, कैपिटल आई से डिनोट कर देंगे। इंपल्स फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर होगी, यूनिट होगी, सब कुछ होगा। ओके, करते हैं। उससे पहले यार एक बात करते हैं, एक वर्ड आता है इंपल्सिव फोर्स। ओके बेटा, इंपल्सिव रिएक्शन, इंपल्सिव एक्शन। इंपल्सिव मतलब एकदम अगर हम को बात कह रहे हैं तो कह देंगे इंपल्सिव मतलब एकदम बिना टाइम लिए हुए। ऐसे ही इंपल्सिव फोर्स मतलब अगर काफी सारा फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स एकदम लग जाए ना किसी चीज पर, तो वहां हम कह देंगे फोर्स कैसा लगा है जी, इंपल्सिव फोर्स लगा है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एकदम लग जाए तो वो हो जाएगा इंपल्सिव फोर्स। कील ठोकते वक्त ये रखी कील, ये आया थोड़ा धाड़, एकदम मार दिया। ये कौन सा फोर्स हो गया आपका, इंपल्सिव फोर्स। तो इंपल्सिव मतलब एकदम जो लग जाए, इंपल्सिव फोर्स मतलब जो एकदम लग जाए ज्यादा। तो इंपल्सिव फोर्स का मतलब पता होना चाहिए। अब वहीं से यार ये वर्ड क्या निकल कर आ रहा है, इंपल्स निकल के आ रहा है। तो इंपल्स को वैसे रफली अगर मैं बोलूं तो इंपल्स मेजर्स या इट गिव्स द इम्पैक्ट of a large force acting for a small interval of time. It gives impact of force acting for a स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़े से टाइम में एकदम फोर्स लगा तो उसका जो इफेक्ट है ना यार, वो इन टर्म्स ऑफ इंपल्स मेजर करते हैं हम। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो हम कहेंगे इंपल्स इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम टेकन। अगर इंपल्स की बात करूं तो यहां पे फोर्स आना चाहिए, यहां पे टाइम की जगह हम आमतौर पे क्या लगा देते हैं, dt लगा देते हैं। dt इसलिए क्योंकि टाइम बड़ा छोटा लिया है हमने, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, अगर आप इसको f इंटू टी भी लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन लिखना क्या चाहिए, f इंटू dt लिखना चाहिए, f इंटू dt लिखना चाहिए, लिखना f इंटू डी टी चाहिए। ओके, तो इंपल्स इक्वल टू f इंटू डी टी या इंपल्स इक्वल टू f इंटू टी होता है। यहां से बेटा इसकी यूनिट जो है न्यूटन, f की यूनिट क्या हुई न्यूटन, टाइम की यूनिट क्या हुई सेकेंड हुई, क्या यूनिट बन गई न्यूटन सेकेंड। डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी ml t -1 हो जाएगी, चेक करो कैसे, न्यूटन यानी ml/t-2, साथ में एक सेकेंड आ गया, t आ गया, तो ml/t-1, ये इसकी क्या हो गई यूनिट हो गई। तो ये आपका पॉइंट है जी, f इंटू डी टी होता है बेसिकली। इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, f इंटू डी टी होता है। ओके, एक और बात, अब सेकेंड लॉ मोशन क्या कहता है, dp बाई डी टी इज इक्वल टू f dp बाई डी टी किसके इक्वल था, f के इक्वल था, यानी dp किसके इक्वल आ गया, f इंटू डी टी आ गया कि नहीं। dp इज इक्वल टू f इंटू डी टी, लो dp इज इक्वल टू f इंटू डी टी, और f डी टी किसके इक्वल है, इंपल्स के भी इक्वल है। तो कहने का मतलब इंपल्स इज इक्वल टू डीपी, इंपल्स किसके इक्वल आ गया, चेक कर लो, इंपल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी है, उधर डीपी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी है। तो इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स और मोमेंटम को मत सेम बोल देना, ये मोमेंटम नहीं है, ये चेंज इन मोमेंटम है इन गिवन टाइम टी। तो ये भी निकल कर आ गया कि इंपल्स किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के
इक्वल है, तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यार याद रखना, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बेटा इंपल्स किसके इक्वल है? बेसिकली इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं इसको थोड़ा सा चलो मॉडिफाई करके बढ़िया से तरीके से लिख दूं, तो इसको मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। ये F इंटू डी टी हो गया। ओके, मोमेंटम मान लो P1 से लेकर P2 बन गया, और जो टाइम है वो मान लो T1 से लेकर T2 बन गया। मतलब मोमेंटम P1 से P2 हुआ, टाइम T1 से T2 हो गया। तो बेटा dp की इंटीग्रेशन क्या होगी? P हो गई, पता ही होगा, P1 से P2। अब यहां पे पंगा है, अगर तो बेटा कांस्टेंट फोर्स है, किसने बोल रखा है फोर्स कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन और dt लिमिट कहां से कहां तक? T1 से लेकर T2 चले जाएगी। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? P2 माइनस P1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा जी? T2 माइनस T1, क्योंकि T अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, T2 माइनस T1। ये क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम, और ये F इंटू चेंज इन टाइम, और F इंटू चेंज इन टाइम ज्यादा छोटा है तो dt लिख दिया था, अदरवाइज डेल्टा टी। ये इंपल्स होता है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। याद रखना, याद रखना, याद रखना, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, या इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, या इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बेटा दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब कल को कोई पूछ देगा कि भी स्टेट इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो उसमें क्या बोलना है? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम। इट इज आल्सो नोन एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी इसको कहते हैं। तो चलो इंपल्स भी हो गया, बीच में जुड़ गया। अब मैंने बोला था अगर तो फोर्स कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ गया, dt की इंटीग्रेशन t हो गई। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो ये वाली साइड तो dp 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 ये आ जाती, लेकिन उधर वाली साइड में इसको फिर हम यहीं पे रख के चलेंगे। ये जो f है अगर कांस्टेंट हो बाहर आएगा, नहीं आता तो इसको अंदर ही रखेंगे, और मौके के हिसाब से जब भी क्वेश्चन आएगा उसको डील करना पड़ेगा। ओके, तो ये याद रखो, अगर फार्मूला आपने फाइनल बना दिया ना, ये जो फार्मूला बेटा, ये जो यूज हुआ, लास्ट वाला जो रिजल्ट आया था, f बाहर था और ये dt था। अगर तो फार्मूला ये बना दिया तुमने, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू f इंटू डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स है। ये भी इंपल्स ही, ये भी इंपल्स है, ये भी इंपल्स है, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिख दिया तो इसका मतलब फोर्स क्या था? कांस्टेंट था। फॉर एन कांस्टेंट फोर्स, यहां पे फोर्स कैसा था? कांस्टेंट। और बेटा ये किसके लिए है? इट इज फॉर अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज फॉर वेरिएबल फोर्स, नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो ये भी बात हो गई। अब यहीं पर एक पॉइंट और बता रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा। कभी किसी जमाने में आपने किया कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर दो, वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है
वीटी ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आएगा वो हमें क्या प्रोवाइड करता था? अगर याद हो तो वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो हमें क्या प्रोवाइड करता था? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। याद है भाई? वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया हमें क्या प्रोवाइड करता था? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता था। ओके, अब बेटा ये वीटी ग्राफ है, क्यों ये डिस्टेंस आता है? क्योंकि हमें पता है अगर मैं y एक्सिस और x एक्सिस की चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा। अब बेटा वेलोसिटी इनटू ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो मैंने लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया, उससे तो एरिया आना था, लेकिन लेंथ वेलोसिटी थी, ब्रेड्थ टाइम था। फिर मैं सोचूंगा यार v इंटू टी कुछ होता तो नहीं है। अब v इंटू टी सोचते सोचते पता लगा हो v इंटू टी तो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ है, उसके हिसाब से ये एरिया है, लेकिन ये v भी है और t भी है, उसके हिसाब से ये डिस्टेंस है। मतलब वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा ना, एरिया वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर ये यार स्पीड है तो डिस्टेंस, अगर ये वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट। अब एक और बात सुनो, वर्क का फार्मूला याद करो। वर्क 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 इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाता हूं और कुछ भी ग्राफ आ जाता है, ये है लेंथ, ये मान लेते हैं ब्रेड्थ, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ करूंगा तो तुम्हें पता है एरिया होता है, लेकिन लेंथ फोर्स है और ब्रेड्थ डिस्प्लेसमेंट है, और f इंटू एक्स एरिया तो है ही, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया तो है ही, लेकिन f इंटू एक्स वर्क होता है। कहने का मतलब अब ये चेक कर लिया करो कि x और y एक्सिस पे जो प्लॉट किया है उनका प्रोडक्ट, कोई क्वांटिटी तो नहीं बन रहा, कोई फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इधर वेलोसिटी प्लॉट किया, इधर टाइम प्लॉट किया, तो v और t का प्रोडक्ट अगर डिस्टेंस बन रहा है तो इसका एरिया डिस्टेंस देगा हमें। ऐसे अगर मैंने फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ बनाया तो f इंटू एक्स करके मैं चेक करूंगा यार f इंटू एक्स कुछ बनता तो नहीं है। f इंटू एक्स तो बन गया, क्या वर्क बन गया। तो इसका मतलब f वर्सेस x ग्राफ कभी भी हमें मिल गया तो उसका जो एरिया होगा वो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा? वर्क प्रोवाइड कर देगा। एक और एग्जांपल लो, आपने सुना होगा करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, 10th क्लास में होगा। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, एक तरफ मैंने क्या प्लॉट कर दिया, यहां से Q इक्वल टू आई टी। देखो अगर एक तरफ मैंने I प्लॉट कर दिया, एक तरफ T प्लॉट कर दिया, कुछ भी ग्राफ आ गया, मैंने देखा I इंटू टी एरिया, लेकिन I इंटू टी तो चार्ज होता है, यानी ये एरिया क्या प्रोवाइड कर देगा? चार्ज पास्ड थ्रू द सर्किट। F इंटू एक्स एरिया होता है, लेकिन F इंटू एक्स तो वर्क भी होता है, यानी ये एरिया क्या प्रोवाइड कर देगा? वर्क डन। भाई मैंने जनरली बता दिया, जहां पे भी काम आएगी, कहीं पे भी काम आ जाएगी चीज। बस आपने ग्राफ में चेक करना है एक्स और वाई एक्सिस पे क्या है, दोनों को प्रोडक्ट करो। कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं बन रही। अगर फिजिकल क्वांटिटी बन रही है तो उस ग्राफ का एरिया वो फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। जैसे v इंटू टी डिस्टेंस बन रहा था, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है का। लेकिन हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमें कभी F वर्सेस T ग्राफ दिया हो, कौन सा ग्राफ दिया हो? फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो। अब आप सोचो अपने दिमाग में कि अगर हमने फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, कौन सा ग्राफ बनाया? फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, और वो ऐसा आया, जैसा भी आया,
तो अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया तो हमने F इंटू टी से इसका एरिया बनाया, क्योंकि मुझे पता है F इंटू टी इसका एरिया देगा, जैसे F इंटू एक्स इसका एरिया देता है, I इंटू टी इसका एरिया देता है, V इंटू टी इसका एरिया मिल जाता है। तो F इंटू टी इसका एरिया आ गया, लेकिन F इंटू टी अगर मैं सोचूं चीज क्या है, तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम इंपल्स होता है। दैट मीन्स एफ टी ग्राफ का जो एरिया है इट इज इक्वल टू इंपल्स। ओके, तो नोट करने वाली बात ये है, सब चीजें न्यूमेरिकल में काम आएंगी। या दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का फोर्स का, तो दूसरे लेक्चर के एंड तक आते आते हम न्यूमेरिकल्स करने के काबिल हो जाने चाहिए। तो एफ टी इंपल्स हो गया, एफ इंटू टी ग्राफ क्या बन गया आपका, सॉरी एफ इंटू टी आपको क्या देगा, इंपल्स देगा। तो नोट करने वाली बात यह है कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स अस द इंपल्स। क्या बोला हमने, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स अस द इंपल्स। ओके, अब इंपल्स किसके इक्वल होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स इंपल्स, या फिर चेंज इन मोमेंटम। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ किसके इक्वल होता है जी, इंपल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल्स में काम आनी है। अब आज की लास्ट बात, न्यूमेरिकल अगली बार में आएंगे। लास्ट बात यह कि इंपल्स के ना कुछ आपकी बुक्स वगैरह में इंपल्स वाले कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ आपकी बुक्स में एग्जांपल्स दिए होते हैं। उन एग्जांपल्स को 2 4 5 को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंपल्स वाला जब भी टॉपिक आएगा ना बेटा, कुछ एग्जांपल दिए होंगे आपकी बुक्स में, जैसे वो क्वेश्चन डालता है कि जी गाड़ियों में शॉकर्स क्यों लगे होते हैं। शॉकर्स आपको पता होगा, शॉकर्स वो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। अब कहते हैं गाड़ियों में शॉकर क्यों लगे होते हैं। आपकी जो बाइक होती है ना, बाइक के आगे साइड पे बड़े बड़े स्प्रिंग से लगे होते हैं, वो स्प्रिंग शॉकर्स हैं। शॉकर क्यों लगे होते हैं, जब एकदम ब्रेक लगेगी ना, ब्रेक तो एक सस्पेंशन प्रोवाइड करते हैं। जो झटका लगना था ना, अगर वो शॉकर्स नहीं होंगे ना तो ब्रेक मारोगे एकदम झटका लगेगा, हड्डी हिल सकती है। लेकिन शॉकर्स क्या करते हैं, वो शॉक को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है शॉकर्स क्यों लगे होते हैं। शॉकर्स का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। कार होगी, कार के आगे वाली साइड पे लगे होते हैं बड़े बड़े स्प्रिंग, जैसे लगेगा वो ऐसे करके ऐसे। ओके, यहां तक कि यार साइकिल नहीं होता, साइकिल की गद्दी होती है ना, साइकिल की गद्दी के नीचे भी 2 क्या लगे होते हैं, स्प्रिंग लगे होते हैं। स्प्रिंग इमेजिन करो, आपकी गद्दी, आप साइकिल पे जा रहे हो, साइकिल की गद्दी है, गद्दी के नीचे स्प्रिंग व्रिंग नहीं है, बस फट्टा लगा रखा है, एक फट्टा सा बना दिया सीट के फॉर्म में, उस पे बैठ के आप बढ़िया आप साइकिल चला रहे हो। तो इमेजिन करो आप वो जो बिना स्प्रिंग वाली, एक तो गद्दी में स्प्रिंग लगे होते हैं, ऊपर से उसमें कुशन होता है जो कि स्प्रिंग का ही काम करता है। मान लो कुछ नहीं है यार, लकड़ी का फट्टा लगा दिया सीट की शेप में आपकी साइकिल के ऊपर, ओके, और आपको बोला जाओ। अब आप इमेजिन करो कि आपने घर से निकलना, जितने खड्डे वड्डे आने हैं ना, उन सब में आपने वो साइकिल चलाते हुए जाना है। तो मुझे लगता है घर में आते आते अब आप समझ ही रहे होगे कि आपके क्या हालात हो जाएंगे। यार बैठने के लायक भी नहीं रहोगे, वो इतने झटके लगेंगे। या फिर सारे रास्ते आपने साइकिल कैसे चलाना है,
आप बैठोगे ही नहीं, आपको पता है कि क्या होगा, आप खड़े होकर चलाते रहोगे, क्योंकि बैठ गए झटका आएगा फिर खड़े होना पड़ेगा, झटका आएगा फिर खड़े होना पड़ेगा। तो शॉकर्स क्यों लगे होते हैं, क्वेश्चन आता है, तो वो आम बंदे को पता है यार शॉकर क्यों लगे होते हैं, झटका ना लगे, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। अब यहां पे फिजिक्स कहां पर आती है वो चेक करना। फिजिक्स ये कहती है कि वो जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं ना, शॉक एब्जॉर्बर्स, दे इंक्रीज द टाइम ऑफ इंपैक्ट। हमने आंसर क्या देना है, दे इंक्रीज द टाइम ऑफ इंपैक्ट। हमें पता है इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू टी। इंपल्स क्या था आपका, चेंज इन मोमेंटम, वो गया एफ इंटू डी टी। लगा लो इसको, डी टी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, डीपी बाय डी टी। अब पॉइंट ये है कि अगर शॉकर्स लगे होंगे तो जो झटका लग रहा था ना फोर्स उस वक्त का, शॉकर क्या करेंगे, टाइम इंक्रीज कर देंगे, दे इंक्रीज द टाइम ऑफ इंपैक्ट। आपने एक लाइन रट लेनी है, ऐसे कई एग्जांपल है, 3 4 5 अभी बता रहा हूं। उन सब में जो भी क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं जी, ऐसा क्यों करते हैं, शॉकर क्यों लगाते हैं, उन सब का आंसर क्या देना है, बिकॉज इट इंक्रीजेज टाइम ऑफ इंपैक्ट। देखो टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज हो जाएगा, अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू टाइम ऑफ इंपैक्ट, अगर टाइम क्या करवा दिया तुमने, इंक्रीज करा दिया, अब नीचे वाली चीज इंक्रीज होगी ना, ये वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी फिर, डिक्रीज। अब मोमेंटम में तो चेंज होना ही है जो होना है। अगर स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ब्रेक लग रही है, कुछ भी हो रहा है, मोमेंटम में चेंज तो आना ही आना है। लेकिन अगर आपने टाइम इंक्रीज करा दिया ना तो फोर्स कम लगेगा। एफ इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाय डी टी। इंपल्स का कंसेप्ट है, इंपल्स ही आया है सारा का सारा कुछ ये। ओके, तो टाइम इंक्रीज होने से फोर्स कम लगता है। ये फार्मूला साफ साफ कहता है अगर जब फोर्स लग रहा था या जब मोमेंटम में चेंज हो रहा था उसमें टाइम इंक्रीज करवा दो, यानी वो फोर्स लगने का जो टाइम है उसमें इंक्रीज कर दो, तो फोर्स का इंपैक्ट जो है वो कम फील होगा, फोर्स कम फील होगा, फोर्स कम लगता है। तो शॉकर्स क्यों लगाए जाते हैं, बिकॉज जब शॉकर लगते हैं एकदम ब्रेक लगेगी तो वो जो ब्रेक लगने के दौरान सारा झटका, जो सारा फोर्स एकदम लग जाना था, एकदम लगने की बजाय टाइम उसका इंक्रीज हो गया। रुकने में टाइम ज्यादा लग गया, स्प्रिंग ने रुकने नहीं दिया उसको, रुकने में ज्यादा टाइम लग गया, तो टाइम इंक्रीज हुआ, फोर्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। दैट्स वाई जर्क जो होता है ना वो कम लगता है, झटका कम लगता है। आप ऊपर से मान लो कोई चीज नीचे फेंकते हो, अगर नीचे गद्दा बिछा हुआ है उस पे चीज फेंकते हो तो वो नहीं टूटती। लेकिन अगर फर्श पे फेंक दोगे, कप भी है यार मान लो, फर्श पे फेंक दोगे तो टूट जाता है। रीजन कि यार अगर गद्दे पे, कुशन पे कोई चीज फेंकी है तो जब वो गिर रहा है ना, गिर रहा है, जब वो गिरेगा तो वो दब जाएगा थोड़ा सा, अब दबने में टाइम लग जाएगा। यहां पे भी क्या हुआ, टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज हो गया, टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज हो गया, यानी फोर्स कम लगा। फोर्स कम लगेगा तो टूटने से बच जाएगा। अब वो जो कुश्ती वुश्ती लड़ते हैं उन्होंने नीचे गद्दे बिछा रखे होते हैं, अगर मान लो फर्श पे कुश्ती लड़ने लग जाएं, दंगल दंगल करने लग जाएं, तो मंगल मंगल हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि एक ने जैसी दूसरे को नीचे पटकना है ना उतनी देर में, क्योंकि सारा का सारा फोर्स एक ही जगह पे लग जाएगा, सर फट जाएगा, खूनो खून हो जाना सब कुछ। वो नीचे गद्दे बिछा रखे होते हैं, पटकते रहते हैं, किलेबी इधर को पटक दिया, उधर को पटक दिया। अब गद्दे लगने से क्या होता है, वो इतने इतने मोटे गद्दे हुए हैं, जब उस पर गिर रहा है तो गिरते वक्त वेट उतना ही है, सब कुछ वही है, फोर्स उतना ही लग रहा है, लेकिन उस फोर्स को लगने का टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो दबते 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 टाइम ज्यादा लगा देता है। तो टाइम इंक्रीज, फोर्स
डिक्रीज। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो जितना भी सेंसिटिव सा मटेरियल होता है ना, मतलब कांच का सामान होता है जो जिसके टूटने फूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनको बड़ी स्पेशल पैकिंग में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। वो बकायदा कप वप के सेट भी आते हैं ना, कोई ऐसी टेलीविजन चीज, उनके आसपास थर्माकोल की पूरी क्या होती है, पैकिंग होती है। अब थर्माकोल की चारों तरफ से पैकिंग कर दोगे ऊपर नीचे, तो जब वो हिलेंगे भी ना अंदर, तो आपस में नहीं टकराएंगे। किसके साथ टकराएंगे, थर्माकोल के साथ टकराएंगे। थर्माकोल के साथ टकराएंगे तो ये हिल रहे हैं, थर्माकोल के साथ जब ये टकराएंगे तो थर्माकोल थोड़ा थोड़ा दबेगा, थोड़ा थोड़ा दबेगा। इससे क्या होगा, टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा, टूटेंगे नहीं। लेकिन अगर मान लो डिब्बे में आपने 1 2 3 4 5 6 कप साथ साथ रख दिए, तो जब भैया एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होगी तो ये कप तो हिलेंगे हिलेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, टन 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 में आते आते सारे टूट जाएंगे, एक भी नहीं बचना, क्रैक को क्रैक हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब ऐसा सेंसिटिव सा मटेरियल कांच का, चाइना वेयर का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इनके बीच में थर्माकोल की पैकिंग होती है, या इनके बीच में कागज ठूस रखे होते हैं, या इनके बीच में वो घास फूस सी डाल रखी होती है। क्यों करते हैं, टू इंक्रीज टाइम ऑफ इंपैक्ट। शॉकर्स क्यों लगाए होते हैं, टू इंक्रीज टाइम ऑफ इंपैक्ट। ओके, तो यहां सब में एक ही लाइन है, टू इंक्रीज टाइम ऑफ इंपैक्ट। टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज होने से, बाकी अब अगली एक्सप्लेनेशन है, डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आ गया। 1 नंबर का आया ना कि ऐसा ऐसा क्यों गया, एक लाइन में बात खत्म करो, टू इंक्रीज टाइम ऑफ इंपैक्ट। थोड़ा ज्यादा 2 नंबर का आया, फिर एक्सप्लेन कर देना, ऐसे ऐसे फार्मूला होता है, इससे फोर्स कम लग जाता है, ये होता है वो होता है, अपना एक्सप्लेन कर देना जी। अब यहां तक करके रखो, अगली क्लास में हम थोड़ा सा लेवल उठा रहे हैं, काम चल रहा था आपका, बेस बना रहे हैं ना, अब टर्म्स आ गई आपके पास, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, टर्म्स आ गई। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह डील अप करते हैं जी।